हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कार्बनिक रसायन कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसके अंदर किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है या स्टडी की जाती है, उसके विषय में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री है, ठीक है ना, इसकी जो हिस्ट्री है the development of organic chemistry is about ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हिस्ट्री है वो ओनली 200 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, आगे देखते हैं। अराउंड द ईयर 1780 Virgilius and other chemists। अगर मैं बात करूं ईयर 1780 में, तो वर्जिलियस एंड जो अदर केमिस्ट थे उनका मानना था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें कार्बन से बने पदार्थों का या कार्बन से बने कंपाउंड्स का हम स्टडी करते हैं, और जो कार्बन से बने कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है वर्जिलियस ने। तो वर्जिलियस और जो उस टाइम के केमिस्ट थे उनका ऐसा मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनते हैं। ठीक है, इन्होंने कंपाउंड्स को, यानी वर्जिलियस और जो केमिस्ट थे, इन्होंने कंपाउंड्स को 2 कैटेगरी में डिस्टिंग्विश्ड किया। एक तो है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक को बोला इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वर्जिलियस और केमिस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसे बोलते हैं। वो कहते हैं दोज कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिनरल सब्सटेंस। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होंगे? वो ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो मिनरल सब्सटेंस से बने होंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्जिलियस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दोज कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हिंदी में अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हिंदी में कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक को अकार्बनिक कहते हैं हिंदी में, और ऑर्गेनिक को कार्बनिक कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हिस्ट्री के बारे में। वर्जिलियस ने इसको प्रूव करने के लिए
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए एक थ्योरी स्टैब्लिश्ड की या एक थ्योरी प्रपोज्ड की। वो थ्योरी क्या है, तो थ्योरी देख लीजिएगा। वर्जिलियस gave a theory vital force थ्योरी, हिंदी में बोलेंगे जैविक बल सिद्धांत। ठीक है, ये वर्जिलियस ने दिया। क्या दिया वर्जिलियस ने? वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। क्या है ये वाइटल फोर्स थ्योरी? तो वाइटल फोर्स क्या होता है? वाइटल फोर्स का मीन्स होता है एक ऐसा फोर्स या एक ऐसा बल जो जीवों के अंदर हो, ठीक है ना, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, यानी वर्जिलियस का कहना ये है कि वाइटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में या कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसको क्या बोला गया? वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। यानी वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये बताती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, अब आते हैं ईयर इन द ईयर 1828, ये नेक्स्ट ईयर है, नोट कर लीजिएगा। इन द ईयर 1828, इन दिस ईयर कुछ केमिस्ट थे जिनमें से एक हैं जिनका नाम है फ्रीडरिच हॉलर। याद रखिएगा, फ्रीडरिच हॉलर। फ्रीडरिच हॉलर क्या है? इन्होंने ऐसा क्या किया जो हम इसको इनके बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रीडरिच हॉलर एक ऐसे केमिस्ट थे जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। कब रिजेक्ट किया था? 1828 में। याद रखिएगा, वाइटल फोर्स जो थ्योरी थी वो क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। और रिजेक्ट किसने किया? फ्रीडरिच हॉलर ने। ठीक है ना, ऐसा क्या किया था इन्होंने? तो हम इसके बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या किया ऐसे जिससे ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। ठीक है, तो फ्रीडरिच हॉलर पहले केमिस्ट थे जिन्होंने लेबोरेटरी के अंदर यानी लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया था। यानी इन्होंने पहली बार लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर एक ऑर्गेनिक पदार्थ को बनाया था। किससे बनाया था? इनऑर्गेनिक पदार्थ से। वो इनऑर्गेनिक पदार्थ क्या था तो वो भी हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा। तो फ्रीडरिच ने लैब के अंदर क्या किया? लैब के अंदर इन्होंने एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी अकार्बनिक पदार्थ लिया जिसका फॉर्मूला है NH4CNO। ठीक है, इसका नाम है, NH4 को बोलते हैं अमोनियम। अमोनियम इसको बोलते हैं साइनेट, अमोनियम साइनेट। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ, अमोनियम साइनेट। ठीक है, तो अमोनियम साइनेट को इन्होंने क्या किया? हीट किया। अमोनियम साइनेट को इन्होंने क्या किया? हीट किया। किसने किया था? फ्रीडरिच हॉलर ने। ठीक है, और क्या बनाया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला था जो बनाया था NH2CONH2। ठीक है, इसको बोलते हैं यूरिया। ठीक है, ये यूरिया का फॉर्मूला है। यूरिया क्या है यहाँ पे? अमोनियम साइनेट क्या है? ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और यूरिया यहाँ पे क्या है? याद रखिएगा, यूरिया यहाँ पे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड।
बात समझ में आ रही है जो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रीडरिच होलर ने फर्स्ट टाइम लेब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना दिया। तो मीन्स ये थ्योरी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो केवल लिविंग बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हॉलर ने 1828 में इस थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है यहाँ पे जो बोल रहा हूँ मैं आपको, तो ये क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा 2 साइंटिस्ट और हैं फ्रीडरिच होलर के अलावा, ठीक है, जिन्होंने भी लेब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस किया, किससे, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो मैं उनके भी नाम बता देता हूँ आपको, उन्होंने ये कब कब किया, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट पहले हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, फर्स्ट साइंटिस्ट हैं एफ होलर, ठीक है, जिन्होंने क्या बनाया था, जिन्होंने यूरिया बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा क्या बनाया था इन्होंने, यूरिया बनाया था। कहाँ पर बनाया था, इन लेबोरेटरी, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट हैं आपके कॉल्वे, ठीक है, कॉल्वे ने क्या किया था और कौन सी ईयर में किया था, 1845 में, याद रखिएगा 1845 में, ठीक है। इन्होंने किसको सिंथेसाइज किया, सिंथेसाइज्ड एसिटिक एसिड, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया था, एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का क्या है, फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं आपके बर्थेलोट, इन्होंने 1854, ठीक है ना, और सॉरी 1856 में इन्होंने सिंथेसाइज किया साइज्ड, किसको सिंथेसाइज किया, इन्होंने सिंथेसाइज किया मीथेन को, मीथेन गैस को सिंथेसाइज किया। कहाँ पर किया था, याद रखिएगा लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री। अब आ जाते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी, देखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with carbon compounds, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ कार्बन कंपाउंड्स। other than salts, oxides, carbonates and कार्बाइड्स, ठीक है। देखिएगा ये डेफिनेशन है।
डेफिनेशन क्या है समझ में आ रहा है यहाँ पे आपको कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर हुआ यहाँ पे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके ऊपर बेस्ड है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स किसे बोलेंगे? ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे यौगिक जो कार्बन से बने हों, उन्हें क्या कहेंगे हम? कार्बन कंपाउंड्स। और उनकी स्टडी कहाँ पर करेंगे हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसका पार्ट है? केमिस्ट्री का। तो ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम किसका स्टडी करते हैं? कार्बन कंपाउंड्स का, या कार्बन से बने कंपाउंड्स का, ठीक है ना। अदर देन अब देखेंगे आप यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? सॉल्ट्स, ऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड, यानी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन तो होता है बट उनका स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते, उनका स्टडी हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, याद रखिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो सॉल्ट्स होते हैं, ऑक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं या कार्बाइड्स हैं, ठीक है ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मैच खाती, ठीक है ना। वो मैच किससे खाती है? वो मैच करती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसलिए इन कंपाउंड्स को हम स्टडी कहाँ पर करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आइए आगे हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेशन की बात का जो टॉपिक है वो है आपका कार्बन। तो हम कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे, कार्बन क्या होता है। तो आ जाते हैं हम कार्बन के बारे में। कार्बन, ठीक है, कार्बन क्या होगा? तो कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं हम। कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है सी। आप लोग जानते होंगे कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। इसका अगर मैं निकालूँ ये किस ग्रुप में मिलता है, तो ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 14 में मिलता है। तो ये ग्रुप 14 का मेंबर है, ठीक है। इसके बाद करें हम इसके एटॉमिक नंबर की, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है। ये तो हो जाएगा इसके बारे में। अब आगे आते हैं हम, ये कार्बन है, कार्बन का हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है ना। हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने का लिए क्या करते हैं, तो याद रखना एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे हम किसी भी एलिमेंट्स का अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल सकते हैं, यानी उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो याद रखिएगा, आपने शायद 10th क्लास में इसको पढ़ा होगा फॉर्मूला, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p डेड, ठीक है ना। ये काफ़ी लंबा जाएगा, मैं शॉर्ट में अभी थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इतना ही लिख दे रहा हूँ। याद रखिएगा, यहाँ पे जो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है? याद रखिएगा, ये एनर्जी लेवल्स हैं, यानी 1 2 3 4 यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, नंबर से हैं 1 2 3 4 और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनर्जी लेवल को, ठीक है। याद रखिएगा एनर्जी लेवल, और इसको और भी क्या बोल सकते हैं हम एनर्जी लेवल को? तो एनर्जी लेवल को ऑर्बिट बोलते हैं, एनर्जी लेवल को ऑर्बिट भी कहा जाता है, और एनर्जी लेवल को शेल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं और शेल भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 1 2 3। यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है, ठीक है ना, ASP लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो और D लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होती हैं? तो याद रखिएगा, ASP D और एक और होता है F, ये होते हैं ऑर्बिटल। क्या कहलाते हैं ये? ऑर्बिटल। याद रखिएगा, ASPDF ऑर्बिटल कहलाते हैं, ठीक है ना। जो S होता है उसके अंदर एक ही सब ऑर्बिटल होता है, P के अंदर 3 सब ऑर्बिटल होता है, यानी P के अंदर भी सब ऑर्बिटल होता है, D के अंदर 5 सब ऑर्बिटल होते हैं और F के अंदर भी 7 सब ऑर्बिटल होते हैं। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको लर्न रखना है
कि 1 2 3 4 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको ऑर्बिट भी कह सकते हैं, हम शेल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एसपीडीएफ किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एसपीडीएफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, जिनको हम सब शेल भी कह सकते हैं, इनको एको नाम से भी जान सकते हैं, इनको हम सब शेल कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे, तो ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, इनको सब शेल बोल सकते हैं, तो याद रखिएगा। तो ये फॉर्मूला है जो हमें इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे तो देखिएगा कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा आपको, जिससे आपको जल्दी समझ में जाएगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। ये एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको याद रखना, किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो होता है वो केवल हमें 2 इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। 2 इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी देता है, एक तो वो ये बताता है कि उस एलिमेंट के अंदर यानी कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स को और प्रोटॉन के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। मींस कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, ठीक है ना। और 6 इसके अंदर क्या हो गए, प्रोटॉन, ठीक है, याद रखना। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। कैसे फिल करते हैं फॉर्मूले में, तो वो देखिएगा आप। इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 6 को हमें किस में करना है, इस फॉर्मूले में फिल करना है। कैसे करेंगे तो याद रखना, मैं थोड़ा सा साइड में लिख दे रहा हूँ आपको यहाँ पे कि जो एस ऑर्बिटल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमम कितने होंगे, 1, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। पी के अंदर, ठीक है ना, मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मिनिमम 1 रहेगा, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है ना। डी के अंदर देखते हैं, तो डी के अंदर, ठीक है ना, मिनिमम 1 रहेगा, मैक्सिमम कितने रहेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ के अंदर, ठीक है, मिनिमम 1 रहेगा और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 14, ठीक है, याद रखिएगा। अब अपन इसको करते हैं, 6 को लेते हैं, ठीक है ना, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, इसको फॉर्मूले में डालेंगे, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, बनना शुरू करें तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगा, तो पहला एनर्जी लेवल आ गया, किस में जाएगा, एस ऑर्बिटल में जाएगा। कितने जाएंगे, तो एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 2, जो भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर 2 चले गए, यानी आपके 6 में से 2 चले गए, कितना हमारे पास बैलेंस बचा, तो हमारे पास बचा 4। यहाँ पे जाएगा कौन सा ऑर्बिट, ये सेकेंड वाला एस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 जाएंगे, ठीक है। देन फिर क्या आएगा, पी, तो हम जाएंगे यहाँ पे पी में कितने इलेक्ट्रॉन लाएंगे, पी में आप कितने हो गए हमारे पास 2 2 4, कितने बैलेंस बचे 2, तो हम यहाँ पे कितने लिख देंगे 2, ठीक है। मैंने आपको बताया मिनिमम कितना रहेगा 1, मैक्सिमम कितना रहेगा 6, लेकिन हमारे पास बैलेंस कितना है 2 था, तो हमने इसके अंदर कितने लिख दिया, 2 लिख दिया। क्लियर है यहाँ पे, अब समझना इसको अच्छे से। फर्स्ट ऑर्बिट यानी फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 2 ही हैं। सेकेंड कितनी है, ये भी सेकेंड है और ये भी सेकेंड है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो ये हो गया आपका 4, ठीक है, याद रखना। अब मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि ये जो ऑर्बिट है ये सबसे बाहर वाली है, ये अंदर वाली है, तो फर्स्ट और सेकेंड, तो इसकी सेकेंड क्या कहलाएगी, यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहलाएगी, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिए। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको कहते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इनको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा ये 4 क्या कहलाएंगे, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने हैं, 4 हैं, ये हमने 4 लिख दिया, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको, ये जो सेल है सेकंड वाली, ये यहाँ पे इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट भी बोल रहे हैं, इसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको हम यहाँ पे एनर्जी लेवल बोल रहे हैं, इसको हम यहाँ पे शेल भी बोल रहे हैं। इसको अब यहाँ पे एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, क्योंकि इसके अंदर हम वैलेंसी करनी होती है, तो ये क्या कहलाती है यहाँ पे, वैलेंस शेल भी कहलाती है, ठीक है ना। आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होती है उसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। अब याद रखिएगा कि जो एलिमेंट होते हैं उनको फ्री होने के लिए अपनी वैलेंस शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने करने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, ठीक है। तो कार्बन को फ्री होना है, कार्बन को इंडिपेंडेंट होना है, तो इंडिपेंडेंट होने के लिए उसको अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन करना है, 8 करना है। अभी उसके पास कितने हैं, 4 है, तो उसको कितने की और नीड है,
उसको नीड है 4 की, यानी 4 की और रिक्वायर्ड है। तो किसी से 4 क्या करेगा, लेगा, ठीक है, तो लेगा या 4 को डोनेट कर देगा, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, या तो 4 ले या ये 4 को डोनेट कर दें, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए उसको, 4 चाहिए। कितने चाहिए, 4। याद रखिएगा कितने करने के लिए, 8 कंप्लीट करने के लिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उसको 4 की नीड है, ठीक है ना। हमें इस सेल से कोई मतलब नहीं, हमारी जो सेकेंड एनर्जी लेवल है उससे मतलब है, हमें फर्स्ट से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो सेकेंड ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 और चाहिए। तो 4 चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, उसको बोलेंगे वैलेंसी। क्या बोलेंगे उसको, वैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4, तो 4 इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। ठीक है, इसको और एग्जांपल दूं आपको इस फॉर्मूले के लिए। ये तो कार्बन के लिए हो गया, मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल देता हूँ। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसको फिल करो इसके अंदर, तो कैसे करेंगे, सिमिलरली पहले कौन सी एनर्जी लेवल आएगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 17 है, 17 में हम 2 इसको ईजी से दे देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जाओ तो क्या आएगा यहाँ पे 2s, ठीक है ना। इसमें भी कितने जाएंगे, 2 जाएंगे। फिर क्या जाएगा 2p, तो हमने यहाँ पे 2p लिख दिया। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हमारे पास काफ़ी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 2 4 गए, 4 को माइनस कर दो 17 में से, कितना बचा आपके पास 13, तो उसमें से हमने 6 दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट जाओ आपका यहाँ पे 3s², s में कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, ठीक है ना। फिर कितने हो गए यहाँ पे, टोटल कर लो 2 2 4 4 और 6 10 और 12, कितना बैलेंस बचा हमारे पास, 5 बचा, तो 3p5। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हैं। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो यहाँ पे ये भी सेकेंड है और ये भी सेकेंड है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 8, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 7, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, अब ये इसकी आउटर मोस्ट कौन सी कहलाएगी, आउटर मोस्ट इसकी थर्ड वाली कहलाएगी, यानी आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल कौन सी है, इसकी थर्ड है, ये आउटर मोस्ट कहलाएगी, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है या जो वैलेंस शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसको भी फ्री होने के लिए कितना करना है, तो मैंने आपको बताया कोई भी एलिमेंट हो उसको इंडिपेंडेंट होने के लिए या फ्री होने के लिए, फ्री स्टेट में आने के लिए अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। इसके पास कितने हैं, 7, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो इट मीन्स इसके पास 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कहलाएंगे ये कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7। अब इसको ऐड करने के लिए कितने की नीड है, 1 की नीड है, तो 1 इसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी। 1 इसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी, ठीक है ना। अब ये वैलेंसी है किस में आएगी, माइनस में। क्यों आएगी माइनस में, रीजन ये है, ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ में आ रहा है, लेकर के कर लेगा, ऐड कर लेगा। तो जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, जितने भी लेता है, 1 ले, 2 ले, 3 4 5, ठीक है ना, तो उसकी वैलेंसी किस में आएगी, माइनस में। अगर कोई डोनेट करता है तो उसकी वैलेंसी किस में आएगी, प्लस में। समझ में आ रहा है, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा इसके बारे में, तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा और अपन डिटेल में जाएं कार्बन को लेकर के, तो कार्बन का मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाला। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाला मैंने आपको, क्या निकाल के आया था, 1s2 2s2 2p2। अगर इसको मैं बॉक्स बनाकर एक्सप्लेन करूं, यानी कि 1s है, इसका ये ऑर्बिटल है, सब ऑर्बिटल, ठीक है ना। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 2 है। फिर सेकेंड वाला बनाएंगे, सेकेंड ये s हो गया, ठीक है, सेकेंड एस। इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया p। याद रखिएगा p के अंदर p ऑर्बिटल है, उसके अंदर कितने सब ऑर्बिटल होते हैं, उसके अंदर 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, याद रखना ये, ठीक है ना। तो पहले अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 हैं। 2 को हम कितना कैसे करेंगे, पहले इस वाले में भरेंगे, फिर इस वाले में भरेंगे, यानी इसका एक जो सब ऑर्बिटल है वो खाली जाता है। याद रखना इनके नाम क्या हैं, इस वाले ऑर्बिटल का नाम है px, इस वाले ऑर्बिटल का सब ऑर्बिटल का नाम है py, इस वाले का क्या है pz। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसका एक इलेक्ट्रॉन एक सब ऑर्बिटल क्या है, खाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी पेयर बना हुआ है, ये भी पेयर बना हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये अनपेयर है। तो इनको पेयर करने के लिए कितने चाहिए, यहाँ पे भी पेयर करने के लिए 1 की रिक्वायर्ड है,
यहाँ पे भी पेयर करने के लिए 1 की रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, तो ये पेयर हो जाएंगे। तो इट मीन्स कार्बन की वैलेंसी कितनी आना चाहिए, 2 आना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया कितना, 4। ये कैसे आया, वहाँ तो 2 लिख रहा है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो ये कैसे आया। तो याद रखिएगा ये कार्बन की क्या है, ग्राउंड स्टेट, समझना अच्छे से, ठीक है ना। अगर इसको एनर्जी दी जाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसकी सेकेंड से मतलब है, इस वाले टॉप, ठीक है ना, सेकेंड एनर्जी लेवल से। तो सेकेंड एनर्जी लेवल में अगर हम देखें तो क्या करें, कार्बन क्या करता है, कार्बन में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, मतलब में कार्बन क्या करता है, कुछ एनर्जी को लेकर के, ठीक है, एस के अंदर जो पेयर इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, पी को दे देगा, ठीक है ना। यानी इसको अगर एनर्जी दी जाए, ठीक है ना, कार्बन किसी से एनर्जी ले लेगा, तो उस एनर्जी को लेकर के वो एस के अंदर जो पेयर इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, खाली वाले को, क्योंकि इसको ये फिल करना कंपलसरी है, ये खाली नहीं रख सकता, ठीक है ना। तो कार्बन इसको क्या करेगा, फिल करेगा, उस फिल करने के लिए वो उसमें से एस में से एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, पी को दे देगा, ठीक है ना। तो इसका नया स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं, मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये एस है, इसको आपने एनर्जी दिया, यानी कार्बन ने एनर्जी लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल कर चला जाएगा पी हेड के अंदर, ठीक है ना। और एक ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें भी क्या है अनपेयर्ड, इसमें भी क्या था अनपेयर्ड, ये भी क्या हो गया अब अनपेयर्ड। ये किससे लिया, इसने एस से लिया, तो टोटल कितने अनपेयर्ड हो गए, 4 अनपेयर्ड हो गए। अब इनको क्या करना है, कार्बन को पेयर करना है, वो पेयर किसी के भी साथ कर सकता है, ठीक है ना। तो पेयर करना है, कितने चाहिए पेयर करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 4 हो जाती है, ठीक है ना। ये कौन सी स्टेट है, ये है इसकी एक्साइट स्टेट, ठीक है ना। तो इसकी क्या कहलाएगी, एक्साइट स्टेट कहलाएगी, क्लियर है यहाँ पे। तो ये लर्न आपको रखना है। तो ये तो जाएगा कार्बन के बारे में। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कार्बन को क्या करना है। कार्बन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करना है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो कार्बन के पास ऑप्शन क्या है, ठीक है ना, देखिएगा। तो कार्बन के पास ऑप्शन है 3। कार्बन को कार्बन है, कार्बन के पास ऑप्शन है अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने का, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वैलेंसी कितनी है उसकी कार्बन की, 4 है, यानी कार्बन की वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है, ठीक है ना। वो क्या कर सकता है, वो ऐड करने के लिए उसके पास ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है ना। तो वो ऑप्शंस क्या हैं इसके, वो ऑप्शंस हैं, मैं इसको एक बार रुक जाइए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देता हूँ, ठीक है ना। कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। इसमें 2 है और इसमें 4 है, क्लियर है यहाँ पे, याद रखिएगा। अब कार्बन क्या कर सकता है अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, यानी ये C है, वो वैलेंसी कैसे कंप्लीट कर सकता है, समझिएगा अच्छे से, ठीक है ना। वो उसके पास क्या क्या है, पहला कि ये वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, लॉस, यानी किसी को डोनेट कर दे या लॉस हो जाए, ठीक है ना। तो 4 किसी को दे दे, तो 4 दे देगा, तो इट मीन्स कार्बन ने 4 किसी को दे दिया, तो इसके ऊपर क्या जाएगा, 4 प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 4 कर रहा है। इसके पास कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन है इसके पास, ये क्या कर ले, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है ना। कोई इसको 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, दे तो मतलब में क्या कर लेगा ये गेन, तो गेन करेगा, इट मीन्स इसके ऊपर बैलेंसी क्या आना चाहिए, -4, यानी +4 और -4। +4 कब आएगा, यानी कार्बन क्या करे, किसी को डोनेट कर दे। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, किसको डोनेट कर रहा है, वो 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके पास है आउटर मोस्ट में, ठीक है ना, उसको डोनेट कर रहा है, तो उसकी पोजीशन ये हो जाएगी। अगर वो किसी से ले रहा है तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है ना, गेन करने पर। एक और ऑप्शन है उसके पास, कार्बन क्या कर ले, कार्बन यहाँ पे किसी के साथ 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले, ठीक है ना, क्या कर ले, वो शेयर कर ले, ठीक है। तो 3 ऑप्शन है, डोनेट, गेन और शेयर, ठीक है। तो कार्बन किसको चूज करता है, कार्बन जो है वो चूज करता है थर्ड वाले ऑप्शन को,
ठीक है ना, इन दोनों को वो चूज नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो याद रखिएगा कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन लूज करने में और गेन करने में दोनों कंडीशन में बहुत सारी एनर्जी लगती है, ठीक है ना, काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है उसमें, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गेन करे, तो दोनों में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। तो उससे बचने के लिए वो क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। किससे शेयर करता है याद रखिएगा, तो मोस्टली जो कार्बन होता है वो नॉन मेटल के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ठीक है ना। अब इसका यूनिक प्रॉपर्टीज़ है, कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ है। वो यूनिक प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जो कार्बन है, कार्बन अनदर कार्बन एटम, यानी कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। इस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं हम, केटेनेशन। याद रखिएगा कि कार्बन किसी अनदर कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। इस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहा जाता है, केटेनेशन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को कैसे शेयर करेगा, शेयर करेगा, ठीक है ना, यानी कार्बन अपनी ऑक्टेव को कैसे कंप्लीट करेगा, तो ऑप्शन है शेयरिंग करके, ठीक है ना। कैसे शेयरिंग करेगा, तो शेयरिंग करने का ऑप्शन उसके पास ये है कि कार्बन शेयर करेगा। कैसे करेगा, तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को 4 बॉन्ड बना करके शेयर कर लेगा किसी अनदर एटम के साथ, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं CH4। तो कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन के साथ। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये कार्बन, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन शेयर की है किसके साथ की है, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर की है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। कार्बन इलेक्ट्रॉन एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया। कार्बन नेक्स्ट है आपका, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। सेकेंड क्या कैसे शेयरिंग कर सकता है, तो सेकेंड शेयरिंग कर सकता है कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले किसके साथ, किस टाइप से, किसी के साथ वो क्या बना ले, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना ले। तो डबल बॉन्ड इस साइड बना ले और डबल बॉन्ड इस साइड बना ले, ठीक है ना। एग्जाम्पल में ले लेते हैं अपन यहाँ पे भी CO2 का, ठीक है ना। CO2 में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये इस टाइप से भी अपने वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन है उसके पास 1 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड, ठीक है ना। यानी कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना करके ट्रिपल बॉन्ड बना करके भी यहाँ पे क्या कर सकता है, अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में ले लेते हैं अपन यहाँ पे, एग्जाम्पल हो जाएगा HCN, ठीक है ना। HCN में देखोगे तो H सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे N। क्लियर है यहाँ पे, यानी कार्बन अपनी वैलेंसी को ऐसे सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो ये तो जाएगा कार्बन के बारे में। अब कार्बन का यूनिक कैरेक्टर क्या है, तो यूनिक कैरेक्टर ये है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यानी कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमेशा क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। ये तो करता ही है। इसके अलावा यूनिकनेस क्या है, यूनिकनेस ये है कि कार्बन कार्बन के साथ भी क्या बना सकता है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ क्या बना सकता है, डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के साथ क्या बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पे एल्केन। क्या कहते हैं उसको, एल्केन कहते हैं, याद रखिएगा एल्केन। अगर वो सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन के साथ तो उसको बोलेंगे हम एल्केन, ठीक है ना। अगर वो डबल बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलेंगे हम एल्कीन, ठीक है। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलते हैं एल्काइन, ठीक है, एल्काइन। ये इसके अंदर यूनिकनेस है, ठीक है ना, कि कार्बन इनके साथ तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाएगा ही, लेकिन कार्बन कार्बन एटम के साथ भी क्या कर सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है ना। इसी यूनिकनेस को क्या कहते हैं, केटेनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इस यूनिकनेस को, इस प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं केटेनेशन। केटेनेशन याद रखिएगा, ये यूनिक प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, केटेनेशन, जिसमें कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब ये जो बॉन्ड बनता है ये शेयरिंग के थ्रू बन रहा है, यानी कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर रहा है, दूसरे कार्बन एटम के साथ कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो बॉन्ड बनते हैं, चाहे ये वाले बॉन्ड हो चाहे ये वाले बॉन्ड हो, ठीक है ना, इन बॉन्ड को बोलते हैं हम यहाँ पे कोवलेंट
बॉन्ड। याद रखिएगा कि जब शेयरिंग की जाती है, कोई भी करे शेयरिंग, चाहे कार्बन करे, ऑक्सीजन करे, हाइड्रोजन करें, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सॉरी नॉन मेटल्स हैं, वो नॉन मेटल जब भी शेयरिंग करती हैं तो वो हमेशा एक बॉन्ड बनाती है, इसका क्या, जिसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड। तो वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो ये भी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, 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 ये भी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है यहाँ पे? ये वन लाइन है तो इसको हम सिंगल बोलेंगे, तो सिंगल बॉन्ड, ये दो हैं तो डबल बॉन्ड, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। याद रखिएगा। तो ये तीन सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कौन से को बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड। याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होती है तो शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में कोवलेंट बॉन्ड को बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। याद रखिएगा ये टॉपिक्स।